हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में लिया गया टोटल टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोग आज की इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ना। चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में किसी एक पहलू पे ध्यान नहीं दिया जाता है ना, बहुत से बिंदुओं पे ध्यान दिया जाता है, तब एक जाके राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आइए अब हम लोग इसको किस प्रकार से आप एग्जाम में लिखना है आप लोगों को, तो हम लोग उसको देखते हैं। क्या बोलता है कि राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य एक राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत संरचनाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण है, जिससे उस राष्ट्र की पहचान, एकता और स्थिरता, समृद्धि सुनिश्चित हो सके, है ना। तो राष्ट्र निर्माण में ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अगर हम लोग और थोड़ा सा बात करें तो यह प्रक्रिया कई तत्वों पर आधारित होती है बच्चों, जिनमें अच्छे शासन यानी कि जो गुड गवर्नेंस का बात किया जाता है वो हो गया। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक प्रगति और नागरिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो शामिल है। किसमें? तो एक राष्ट्र निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आपका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि सुशासन से क्या अभिप्राय है। क्या है क्वेश्चन हमारा कि सुशासन से क्या अभिप्राय है। आप लोग इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। क्या बोलता है कि सुशासन का तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था से है। कैसी? सु मतलब कि अच्छा, है ना, यानी कि सुशासन से क्या अभिप्राय है, तो सुशासन का तात्पर्य है अच्छी शासन व्यवस्था से है। नागरिकों को बुनियादी सुविधा मिले, यातायात की अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छ जल एवं भोजन की उपलब्धता हो, समाज में अमन चैन यानी कि शांति हो, अमीर गरीब के मध्य वैमनस्य न हो यानी कि लड़ाई झगड़ा वाला बात ना हो, क्षेत्रीयता एवं संकीर्णतावाद न हो, दंगा व फसाद ना हो। तो ये सब सुशासन है। अगर ये सब बाबू जहाँ बिगड़ गया तो वहाँ बोलता है ना कि शासन तंत्र बिगड़ गया है, तो वहाँ सुशासन नहीं कुशासन हो जाएगा, है ना। तो ये सभी बातों पे ध्यान दिया जाता है। दंगा फसाद ना हो, धर्म के लिए अकारण अशांति ना फैले, ये व्यवस्थाएं सुशासन कहलाती है। अगर किसी देश, किसी राष्ट्र में ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सुशासन है ना। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है वो अभी बिहार में सुशासन का दौर चल रहा है। लोगों को भयमुक्त माहौल से मुक्ति मिली है ना। भयमुक्त नहीं, भययुक्त यानी कि भय में समझिए कि भय का माहौल जो है उससे मुक्त मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन? ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो बच्चे इसका आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको हूबहू इसी तरह छाप देना है, सो है ना। लेकिन आप बातों को समझें और उस प्रकार से आप आंसर खुद भी करने का प्रयास करें। चलिए क्या है बच्चों की सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता एक ऐसा विचारधारा है बाबू, या आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार का प्रवृत्ति है जो समाज को धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर विभाजित करती है ना। एकीकृत नहीं करती सांप्रदायिकता, क्या करता है तो विभाजित करता है और उनके बीच शत्रुता और तनाव को बढ़ावा देती है। यह एक नकारात्मक मानसिकता है जिसमें लोग अपने धर्म और या फिर समुदाय को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्मों या समुदायों के प्रति असहिष्णुता और अविश्वास और घृणा का भाव रखते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा? तो ये हमारा सांप्रदायिकता में आ जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात और आप लोगों को बता दें कि सांप्रदायिकता के कारण समाज में जो है वो दंगे, हिंसा और सामाजिक अस्थिरता जो देखने को मिलता है, ये किसके कारण? तो सांप्रदायिकता के कारण, है ना। तो ये सब पॉइंट है हमारा सांप्रदायिकता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं। संघ सूची और राज्य सूची के बारे में आप लोगों को बताना है। जैसा कि आप सभी को हम लोग पिछला वीडियो में भी बताए थे कि ये जो शक्तियों का विभाजन है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ये हमारा भारतीय संविधान के जो है वो 7वीं अनुसूची में ये सब वर्णित है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि संघ सूची एवं राज्य सूची संविधान की अनुसूची। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 7 में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची में दिए गए विषय पर संघ सरकार, है ना, और राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती
सकते हैं और निरस्त कर सकते हैं। तो अगर संघ सूची का बात करें तो केंद्र सरकार उस पर कानून नियम कानून बनाएगी, और अगर राज्य सूची का बात करें तो इस पर राज्य सरकार का हक होता है कि वे इस पर कानून बनाए और उसको अगर निरस्त करना हो तो वो करे, है ना। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों का बनेगा। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि भाषा नीति क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि भाषा नीति क्या है। हम लोग देखते हैं कि भाषा नीति वह रणनीति या नियमों का एक सेट होता है जो किसी देश, राज्य, संगठन में भाषाओं के उपयोग, संरक्षण, उसका रख रखाव और प्रचार प्रसार को निर्धारित करता है। भाषा नीति का उद्देश्य भाषाओं के विकास, ऐसा नहीं कि भाषा बस बन गया, उसको विकास, शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका और जन संचार के विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई विविधता का प्रबंध करना होता है ना। अगर हम लोग और भी इसको थोड़ा सा डिटेल में और जानें तो क्या है कि 8वीं अनुसूची देखिए, शक्तियों का विभाजन कौन सा अनुसूची है, 7वां। लेकिन अगर भाषा का बात किया जाए तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है ना। तो वही लिखा हुआ है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और यह नीति सुनिश्चित करती है कि विभिन्न भाषाई समूहों को उनके अधिकार मिले और उनकी भाषाओं का संरक्षण हो, है ना। चलिए ये है हमारा, हम लोग आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से इसका देख चुके हैं भाषा नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है हमारा क्वेश्चन है यहाँ आप लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्या है क्वेश्चन हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 यहाँ पे आप लोगों के बताने हैं उद्देश्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था बच्चों, तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग इसका पॉइंट के हिसाब से आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अगर हम लोग पहला का बात करें तो एक है पहला की सामरिक स्वतंत्रता। क्या है इसका मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामरिक रूप से दोनों में से किसी भी दुनिया में शामिल हुए बिना स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय की नीति को बढ़ावा देना है। ये क्या था बच्चों कि किसी भी दुनिया में शामिल नहीं होने। देखिए, जब मान के चलिए एक जो रूस के समर्थक देश थे और दूसरा अमेरिका के समर्थक देश, है ना, तो एक रूस के समर्थक पहली दुनिया, अमेरिका समर्थक दूसरी दुनिया, तो यही दोनों ऐसे दुनिया बांटे हुए थे, है ना। लेकिन भारत जैसे देश ने क्या किया कि ना हम रूस के साथ रहेंगे ना ही हम अमेरिका वाले देश के साथ रहेंगे। तो इसलिए ये एक गुट निरपेक्ष देश का संगठन का निर्माण किया जिससे कि इनको किसी भी एक तरफ झुकाव ना रख के किसी भी इनको युद्ध में जो है वो ना झोंका जाए, इसलिए ये अपना एक गुट निरपेक्ष बनाए, है ना। तो यही हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित। तो इनका क्या उद्देश्य था कि ये किसी भी दुनिया में शामिल ना हो, और इसलिए गुट निरपेक्ष जो है नीति इसमें, इसको हम लोग तीसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखते हैं इसका सामरिक स्वतंत्रता क्या था एक बार और, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामरिक रूप से दोनों में से किसी भी दुनिया में शामिल हुए बिना स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की नीति को बढ़ावा देना, यह देशों को बाहरी दबाव से, यानी कि वही जो पहली और दूसरी दुनिया का बात हम अभी आप लोगों को बताएं, कि बाहरी दबाव से मुक्त रखने और अपनी नीति स्वतंत्र रूप से बनाने का अवसर प्रदान करता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना। चलिए इसका एक हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसका एक ये भी कारण था कि विश्व शांति और सुरक्षा आंदोलन का दूसरा उद्देश्य ये था बाबू कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे कि किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो आप लोगों को बता दें कि ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे कि ऐसे पूछ देगा डायरेक्ट कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो आप लोगों को बता दें कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है ना, जो कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है बाबू, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नागरिकों को जो है वो विशेष अधिकार देता है और स्वतंत्रताएं क्या करता है, प्रदान करता है। इनमें 2 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों की व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ पे 2 पूछा है तो हम लोग 2 का यहाँ पे जवाब देंगे। अगर हम लोग बात करें पहला कि संविधान का अनुच्छेद 1 ले लेते हैं हम लोग 13, है ना, क्या बोलता है, सॉरी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार इसमें बात होता है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार इसमें बात किया जाता है। क्या है बच्चों कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को जो है वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, ये हमारा अनुच्छेद 14 है। और हम लोग अगर एक और अनुच्छेद 19 का बात करें तो इसको हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 19 संविधान का अनुच्छेद 19, इसमें बच्चों टोटल
6 हम लोगों के अधिकार प्राप्त हैं। पहला बात करें तो ये एक हो गया कि अभिव्यक्ति, आप कुछ बोलने की आज़ादी, जिससे जो प्रेस वगैरह समाचार पत्र जो आप लोगों को मिलता है, तो बोलने की आज़ादी जिसको अभिव्यक्ति हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद सभा, संगठन, घूमने, बसने और व्यवसाय करने का। पहले इसमें संपत्ति का भी अधिकार था बच्चों, लेकिन इसको हटा दिया गया है ना। चलिए उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, हम लोग अनुच्छेद 19 पे आते हैं। क्या कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को अपनी बात कहने, विचारों को व्यक्त करने, समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को साझा करने और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र, यानी कि जो बोले थे आपको, सभा करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग बहुत ही प्यारे ढंग से। क्या क्वेश्चन कि अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? और यही हमारा अनुच्छेद 16 में, यानी कि आर्टिकल 16 में है, लोक नियोजन में समानता। तो वही है कि अवसरों की समानता क्या है? इसका मतलब कि सार्वजनिक सेवा प्राप्ति में अवसर की समानता संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि लोक सेवाओं के विषय में सभी नागरिकों को नियुक्ति पाने का समान अवसर प्राप्त हो। अरे जो नौकरी से बोला होता है ना बाबू, तो सभी को समान अवसर मिले। इसमें दोहराया गया है कि राज्य अपने अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में समान अवसर उपलब्ध कराएगा तथा धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी को जो है वो अयोग्य जो है वो नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अयोग्य हो जाएगा जो कि नहीं ठहराया जाएगा, है ना। इसके अलावा 44वें संशोधन अधिनियम की धारा 9 में एक नई धारा 32(2) जोड़कर आय, अवसर और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता को दूर करने की व्यवस्था की गई है ना। ये हमारा है बाबू आर्टिकल 16, जो कि आप लोगों को अवसरों की समानता के बारे में बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या कि संविधान के दर्शन। क्या क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कि संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है? तो आप लोगों को बता दें कि किसी भी देश के संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना आवश्यक है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन की अवधारणा से निम्नलिखित 3 बातें स्पष्ट होती है। आइए अब हम लोग ये जो है 3 बातें, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं। क्या है बच्चों, हम लोग पहला अगर बात करें तो संविधान का निर्माण कुछ अवधारणाओं के आधार पर हुआ है। उन अवधारणाओं की व्याख्या और जानकारी हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह जान सकें कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक या लोकतंत्र का असल अर्थ क्या है। ये है हमारा पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो है कि संविधान एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर हो जो संविधान की बुनियादी अवधारणा से मेल खाती हो। जिन आदर्शों की बुनियाद पर संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, वे आदर्श हमारे उत्प्रेरक तत्व होने चाहिए। हमेशा जो उनका इंटेंशन था, जो उनका सोच से वे संविधान का निर्माण किए हैं, वे सभी आदर्श हमारे लिए उत्प्रेरक तत्व होने चाहिए। चलिए और एक और हम लोग अगर इसका पॉइंट देख लें तो भारतीय संविधान का विश्लेषण संविधान सभा की बहसों के साथ होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं डियर फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोल देगा कि इनमें से किसे जो है वो अस्थाई सदन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा को जो है वो अस्थाई सदन के रूप में जाना जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये कभी टूटता ही नहीं, कभी भंग नहीं होता है ना। इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता कोई भी परिस्थिति में, ठीक है। अगर आपातकाल भी रहता है तो ये हमारा जो राज्यसभा है ये चलेगा, इसको इसलिए अस्थाई सदन बोला जाता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें 2-2 साल पे नए इसमें जो है वो आते रहते मेंबर। तो क्या है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी लोकसभा जैसा भंग नहीं होता बाबू। इसके सदस्यों, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल वो कितने वर्षों का होता है। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समझिए कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य, अभी जो आपको बताए थे कि इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद कार्यनिर्वित हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से। बोल रहा है क्वेश्चन बाबू कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हम लोग आंसर देखते हैं इसका कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों को न्याय करने तथा कानूनों की व्याख्या करने में बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। जो जज फैसला सुनाते हैं ना, उनके विवेक तथा कर्तव्य पालन में किसी तरह का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका के इतने गंभीर तथा व्यापक दायित्व है कि यदि वह स्वतंत्र नहीं हो तो उन दायित्वों का निर्वाह जो है वो समुचित ढंग से नहीं कर सकती। इसलिए बाबू न्यायपालिका संविधान तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ना, मौलिक अधिकारों का अगर संरक्षक, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा चुका है कि यह व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के उन आदेशों को जो संविधान के विपरीत है असंवैधानिक घोषित करती है। जैसे जो भी नियम या कानून मान के चलिए संविधान के विरुद्ध है या संविधान के विपरीत है तो उसको ये न्यायपालिका हैं वो असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया कि स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है बच्चों क्वेश्चन कि नागरिकता से क्या अभिप्राय है, नागरिकता से जो है वो क्या अभिप्राय है। आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में एक बात बताना है कि नागरिकता जो है वो हमारे संविधान की कौन से भाग में वर्णित है, और अनुच्छेद भी आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि कितना से कितना अनुच्छेद तक जो है वो नागरिकता का वर्णन मिलता है। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता की धारणा का आशय यह है कि सभी व्यक्ति जो किसी राज्य में रहते हैं राज्य द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए और उन्हें उस राज्य का नागरिक घोषित किया जाना चाहिए, तथा सभी व्यक्ति समाज के पूर्ण तथा समान सदस्य के रूप में होने चाहिए तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राज्य कहने का मतलब ये हुआ कि देश से यहाँ हम लोगों का संबंधित है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत देश में जो है, यानी कि हमारा प्यारा भारत देश में जो है बाबू, वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो राज्य का नागरिकता देने का वो यहाँ पे बात ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये राज्य जो बात हो रहा है ये समझिए एक देश लेवल का बात हो रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो भारत जैसे देश में क्या है कि एकल नागरिकता है। पहले तो जम्मू कश्मीर का था जो एगो कि वहाँ जम्मू कश्मीर का भी उसको उन लोगों को नागरिकता मिलता था और भारत का भी, लेकिन अब जो है सो जब से ये वहाँ से धारा 370 हटा है तो अब वहाँ भी तो सिर्फ अब इंडिया का जो है वो नागरिकता मिलेगा, यानी कि भारत जैसे देश में क्या है तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डियर बच्चों कि कौन से देश में जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रचलन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के 4 उपायों को लिखें। राष्ट्र निर्माण के बाधाओं को वो दूर करने के 4 उपाय आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्र निर्माण, हम लोग आंसर देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने का 4 उपाय इस प्रकार से। कौन कौन से उपाय हैं आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। क्या है फ्रेंड्स कि लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत भारतीय संविधान को लागू करके, दूसरा हम लोग देखते हैं कि राज्यों के निर्माण एवं विकास करके, और तीसरा है कि सामाजिक, और इसी को चौथा आप बना सकते हैं कि आर्थिक न्याय स्थापित करके। क्या क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत भारतीय संविधान को लागू करना, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि राज्यों के निर्माण एवं विकास करके। तीसरा है डियर फ्रेंड्स कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्षता। देखिए अभी कुछ देर पहले आया था हम लोगों के सामने कि सांप्रदायिकता, उसको हम लोग जाने, और अभी हम लोग जाने कि धर्मनिरपेक्षता क्या है बच्चों। चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, इसका आंसर क्या है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार या राज्य धर्म से अलग, राज्य जो है वो धर्म से अलग और स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसमें सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करने और किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता न देने का सिद्धांत शामिल है। यह है हमारा धर्मनिरपेक्षता, है ना। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य धार्मिक विविधता को स्वीकार करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। यह विचारधारा सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाए, चाहे वे किसी भी धर्म या आस्था के अनुयायी हों। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि एक सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता क्या क्या हैं, दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निवारक निरोध शब्द का क्या अर्थ है। निवारक निरोध शब्द का क्या अर्थ है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। बहुत ही प्यारा आंसर कि निवारक निरोध का अर्थ है बाबू कि किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकना या बचाव करना, ये हमारा निवारक निरोध है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
टोटल हम लोग टॉप 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।